Students, today we will discuss about the classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified on the basis of the sugar molecule. जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है. So, on the basis of sugar molecules, carbohydrates are basically classified into 4 categories. Number 1, monosaccharides. Number 2, disaccharides. And number 3, oligosaccharides. And number 4, polysaccharides. फोर टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकराइड्स. मोनो मीन्स वन, सिंगल, यू कैन से सिंगल. सैकराइड्स मीन शुगर. जहाँ पे एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, मोनोसैकराइड्स होते हैं. इट मीन्स बेसिक यूनिट इसकी क्या है, शुगर है. ठीक है. अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं इसको मोनोसैकराइड्स को ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा. ठीक है. नो ब्रेकडाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. ठीक है. तो इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो इसमें क्योंकि इसकी जो बेसिक यूनिट है वो बेसिक यूनिट क्या है, शुगर है, तो हाइड्रोलिसिस पे ये ब्रेकडाउन नहीं होता. ठीक है. ये एक सिंगल यूनिट ही होती है. इसका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज CH2O. ठीक है. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड की जो फिगर्स है वो इसमें चेंज होती रहती है. अब आगे बात करें मोनोसैकराइड्स की, तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करके दे आर क्लासिफाइड टू, आगे सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. दैट इज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस. ये फर्दर जो मोनोसैकराइड है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है इसमें. सबसे पहले ट्राइओसिस, कितने कार्बन एटम होंगे, ट्राई मीन्स 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. टेट्रोसिस मीन्स 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. उसके बाद पेंटोसिस 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड देन हेक्सोसिस 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. तो ये इसकी क्या होगा, ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोसैकराइड्स की. अब ट्राइओसिस की बात करें, ट्राइओसिस में एग्जांपल जिसके 3 कार्बन एटम है वो डी ग्लिसरोज है. डी ग्लिसरोज का ठीक है. तो डी ग्लिसरोज का ये स्ट्रक्चर हो गया. इसमें देखो 1 2 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्राइओसिस का. उसके बाद टेट्रोसिस में अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें इरिथ्रोस, डी इरिथ्रोस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कुछ. CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CH OH and then CH2OH. ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रोसिस. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी इरिथ्रोस. ये डी इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर है.
ठीक है। उसके बाद पेंटोसिस की बात करें, इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है डी राइबोस। पेंटोसिस 5 कार्बन एटम्स, ठीक है। इस तरह से डी राइबोस OH हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल CH2OH नीचे H हाइड्रोक्सिल। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये 5 कार्बन एटम्स है, इसको डी राइबोस कहते हैं, डी राइबोस, ठीक है। उसके बाद जो इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है हेक्सोस, इसमें आ जाता है एग्जांपल, इसमें तो जैसे डी राइबोस आ गया, ठीक है, जाइलोस आ गया, अरेबिनोस आ गया, इसके एग्जांपल है। इसके स्ट्रक्चर भी थोड़े सिमिलर ही होते हैं, जाइलोस, अरेबिनोस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम हेक्सोस की बात करें, हेक्सोसिस की, तो इट मींस इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। तो 6 कार्बन एटम में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहले, वो ग्लूकोज आ जाएगा, इसमें ग्लैक्टोज आ जाएगा, मैनोज आ जाएगा, जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये हो गया हेक्सोसिस। अब आपने ये नोटिस किया होगा मोनोसेक्राइड्स में जो लास्ट एंडिंग में क्या लगा हुआ है, ऑसिस, ऑसिस जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑसिस रिप्रेजेंट करता है शुगर मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें डी ग्लूकोज है, डी स्ट्रोज है, इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डी इरिथ्रोज है, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोस, जाइलोस, अरेबिनोस, इसमें 5 होते हैं, तो पेंटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो ये देखो CHO CHO, यानी इसमें क्या है, अल्डिहाइड। इफ इट कंटेन्स अल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज नेम्ड एज अल्डोसिस। अब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम एल्डोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ इट कंटेन्स कीटो ग्रुप, अगर वो कीटो ग्रुप कंटेन करता है देन दैट फॉर्म इज नोन एज कीटोसिस। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द मोनोसेक्राइड्स। नाउ मूव टू द सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड कैटेगरी, दैट इज डाइसैकराइड्स। फ्रॉम द नेम यू कैन एस्टिमेट दैट डाई मींस 2, सैकराइड्स मीन शुगर, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, मैनोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये एग्जांपल है डाइसैकराइड्स की, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइसैकराइड्स, हम डाइसैकराइड्स को अलग कुछ बुक्स में अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये जो डाइसैकराइड्स है इट कम्स अंडर द ओलिगोसैकराइड्स। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूज मत होना कि ये डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स अलग अलग है या एक ही है। कुछ बुक्स में डाइसैकराइड्स को शो ही नहीं करा क्योंकि वो ओलिगोसैकराइड भी कवर कर रखा है, लेकिन आप इसको अलग से भी शो कर सकते हैं या फिर ओलिगोसैकराइड में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड कैटेगरी, और यू कैन से दैट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो यानी 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑन द हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स द 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, molecules of, you can say that, monosaccharides। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑन द हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स 2 to 10, 10 से लेकर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। इसमें एग्जांपल है जैसे रैफिनोज, रैफिनोज इसका एग्जांपल है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ओलिगोसैकराइड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज polysaccharides. Poly means many. Poly means many. On the hydrolysis, it yield
अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, नियर अबाउट 20 तक चला जाता है ये ब्रेक डाउन होने पर, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर इन्वॉल्व ऑन द हाइड्रोलिसिस, बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलती हैं एज ए सिंपलर कंपाउंड की तरह इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोलेजन हो गया। नाउ अब ये जो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड्स इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, और ये आगे भी क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। दे आर ऑफ होमी पॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज होमो polysaccharides and next is heteropolysaccharides. हेटेरोपॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। होमो मीन्स सेम, पॉलीसैकराइड्स दीज आर पॉलीसैकराइड्स। जब इसमें जो यूनिट है, जो ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोलिसिस पे, जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिल रही है, वो सारी यूनिट क्या है, सेम है, एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट है। मतलब कि शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर में ग्लूकोज है तो वो सारे ग्लूकोज ही है, ठीक है। स्टार्च है तो सारे स्टार्च ही है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, होमोपॉलीसैकराइड्स। इसमें एग्जांपल है जैसे स्टार्च, ग्लूकोजन एंड कोलेजन। एग्जांपल स्टार्च, कोलेजन एंड ग्लाइकोजन, ये होमोपॉलीसैकराइड का एग्जांपल है। हेटेरोपॉलीसैकराइड में क्या आ जाता है, हेटेरोपॉलीसैकराइड में हेटेरो मींस डिफरेंट, ठीक है। हेटेरो मींस डिफरेंट, पॉलीसैकराइड मीन मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं जो कि ब्रेकडाउन पे, जो जितनी भी जो ब्रेकडाउन पे अलग अलग जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेगी वो क्या होंगी, डिफरेंट, अलग अलग होगी। एक ग्लूकोज का हो गया, एक स्टार्च का हो गया, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीसैकराइड। और इसमें जो एग्जांपल है वो है हेपारिन। एग्जांपल हेपारिन, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है। हेपारिन हायालुरानिक एसिड भी इसकी का एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है, दैट इज, एक बार दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स, सेकंड इज डाइसेक्राइड्स। इस मोनोसेक्राइड्स में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, दैट इज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। ऑसिस रिप्रेजेंट द शुगर मॉलिक्यूल, इसके एंड में ऑसिस लगा हुआ है। ट्राई मींस थ्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। Tetrosis means 4 carbon atoms present in the molecule. Pentosis means 5 carbon atoms present in the molecule. Hexosis means 6 carbon atoms present in the molecule. इसमें एग्जांपल है ट्राइओसिस का, डीग्लिसरोस। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्रोसिस में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, एग्जांपल इज डीग्लिथ्रोस, ठीक है। अब हमने बात की थी कि इनमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको दैट फॉर्म इफ इट कंटेन्स द अल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज अल्डोसिस, तो उसको अल्डोसिस फॉर्म कहते हैं। अगर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड एज कीटोसिस, कीटो फॉर्म लगा हुआ है। उसके बाद पेंटोसिस में क्या आता है, 5 कार्बन एटम, जैसे फॉर एग्जांपल डी राइबोस, जाइलोज, अरेबिनोज। और हेक्सोसिस में 6 कार्बन एटम्स लगे होते हैं, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। तो आफ्टर दिस देन सेकंड कैटेगरी इज डाइसैकराइड्स। डाई मतलब 2, सैकराइड्स मीन शुगर
molecule, hydrolysis पे ये it yield the 2 sugar molecules that are sucrose, maltose and lactose are the example of disaccharides. In some books the disaccharide जो है वो क्लम्प कर रखा है ओलिगोसैकेराइड में ही, लेकिन आप इसको अलग भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स. ऑन द हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड ब्रेकडाउन होता है मोनोसैकेराइड यूनिट का, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इसमें. ब्रेकडाउन होने पे सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं. एग्जांपल जैसे रैफिनोल हो गया. उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स. ऑन द हाइड्रोलिसिस पॉलीसैकेराइड्स में कहते हैं मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, नियर अबाउट 20 के नियर अबाउट देता है. अब ये टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड की सेम तरह की मोनोसैकेराइड यूनिट है, इतनी सारी मोनोसैकेराइड. अब जो पॉलीसैकेराइड है वो एक तरह से जैसे बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट यील्ड करता है, तो वो मोनोसैकेराइड यूनिट जो होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. अगर सारी मोनोसैकेराइड यूनिट सेम है दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमो मींस सेम, poly means so many, saccharides mean unit molecules, monosaccharide molecules. ठीक है, it represent the sugar. उसके बाद heteropolysaccharides. Example of homopolysaccharides are starch, glycogen and collagen. Now on the basis of different, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो different molecules देता है मोनोसैकेराइड का, then that is called as heteropolysaccharides. Hetero means different, poly means so many and saccharides mean sugar. Different types of so many sugar molecules. So it is clear from the name. Okay. For example, heparin, hyaluronic acid are the example of heteropolysaccharide unit. Now this is all about the classification of carbohydrates. Now move to the स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स. Structure of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या केमिस्ट्री होती है इसकी. इन द स्ट्रक्चर अब इसके डिफरेंट टाइप से इसके स्ट्रक्चर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो देयर आर 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम इसको फिशर प्रोजेक्शन कह सकते हैं. 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है किस वे से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर. फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर. Next one is cyclic structure. Cyclic structure or you can say that ring form. ठीक है, ring form में जो structure होता है वो भी कह सकते हैं. उसके बाद next is X-ray diffraction. Third one is by the meaning of X-ray diffraction. ठीक है, तो वन बाय वन करके हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल एक कार्बन की चेन के थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C hydroxyl group 1 2 3 4 5 C
CH2OH। हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके बाद ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस वे में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, साइक्लिक प्रोजेक्शन। अगर हम इस तरह से इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो सिंपल एक चेन है, कार्बन की चेन है, और इनके चेन पे क्या अलग अलग क्या बने हैं? ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, अल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है ग्रुप्स लगे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। उसके बाद नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? साइक्लिक रिंग बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये H OH H OH, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी होता है। ये पेंटा रिंग होती है फ्रक्टोज में, इसमें भी HOH लगाकर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ग्लूकोज, इधर ये फ्रक्टोज, इसमें भी आप HOH लगाकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वे में स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक बेसिक है आपका। ठीक है, अब एक्स-रे डायफ्रैक्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो चेयर फॉर्म और एक बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म इस तरह से बनता है कुछ, यहाँ पे ग्रुप्स अटैच होते हैं, ये चेयर फॉर्म है, और एक बनता है बोट फॉर्म स्ट्रक्चर, यहाँ भी ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं चेयर फॉर्म, एंड दिस वन इज बोट फॉर्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर किस तरह से, एक तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसको रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन वाला स्ट्रक्चर होता है। जो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है, फिशर प्रोजेक्शन में एक कार्बन की सीधा चेन होती है, उसके साथ अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसको फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये रिंग की फॉर्म में होते हैं, इस बंजी रिंग की रिंग बनी होती है, उसमें अलग अलग ग्रुप्स ऊपर नीचे अटैच होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये हेक्सोसिस भी हो सकती है, पेंटोसिस भी रिंग हो सकती है, यानी 5 कार्बन एटम भी हो सकते हैं और 6 कार्बन एटम भी हो सकती है। तो ये रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। उसके बाद एक्स-रे डायफ्रैक्शन। एक्स-रे डायफ्रैक्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो चेयर फॉर्म होती है और एक बोट फॉर्म होती है। मोस्टली ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं आते। आप जो भी अपना बायोकेमिस्ट्री में अपने कोई भी रिएक्शन आप शो करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी शो करोगे, तो आप या तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर से शो करोगे या फिर साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर से शो करोगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम बात करें स्ट्रक्चर के बाद केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ carbohydrates. Now, chemistry of carbohydrates. केमिस्ट्री में किस तरह का ये क्या क्या शो करता है? सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है केमिस्ट्री में, हम ये कह सकते हैं इट विल शो द आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। इट विल शो ऑप्टिकल
and stereo isomerism. Next is it will form apimers. एपिमर्स की फॉर्मेशन यानी एपिमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में अगर जनरल बात करें तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। एपिमेरिज्म में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप का इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इट विल शो द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन से जो कि स्ट्रक्चर को ही डिफरेंट कर देता है, ठीक है। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आइसोमेरिज्म यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब आइसोमेरिज्म भी दो तरह की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म है, ये अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके बाद एपिमेरिज्म, एपिमेरिज्म भी शो करता है, मींस एपिमर्स की फॉर्मेशन करता है। कैसे? बाय इंटरचेंजिंग दी OH एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन पे भी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। भी केमिकली आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, एपिमर्स कैसे बनाता है, किस तरह से एपिमर्स की फॉर्मेशन करता है, और म्यूटा रोटेशन से कैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये आपको इसकी डिटेल विद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट, जो हमने आज किया है, दिस इज ऑल अबाउट द classification of the carbohydrates on the basis of sugar molecules and the structure of carbohydrates with the chemistry, or you can say that chemical properties of carbohydrates, that are carbohydrates will show isomerism, epimerism and muta rotation. In detail we will cover this detail of the chemistry of carbohydrates in next lecture.